क्या आप जानते हैं कि 8वां वेतन आयोग आपके वित्तीय भविष्य को कैसे आकार दे सकता है? यह सिर्फ वेतन वृद्धि नहीं, बल्कि एक व्यापक आर्थिक बदलाव का संकेत है। यह रिपोर्ट आपको नवीनतम जानकारी और अपेक्षित प्रभावों का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करती है। 8वां वेतन आयोग भारतीय केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन संरचना, भत्तों और पेंशन में महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाला है। सरकार ने सैद्धांतिक रूप से 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, जिसका कार्यान्वयन 1 जनवरी 2026 से अपेक्षित है। इन संशोधनों से लगभग 48.62 लाख कर्मचारियों और 67.85 लाख पेंशन भोगियों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार यह लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों, जिसमें रक्षाकर्मी भी शामिल हैं, और 65 लाख पेंशन भोगियों को प्रभावित करेगा। आयोग का मुख्य उद्देश्य वर्तमान आर्थिक वास्तविकताओं के अनुरूप मुआवजे, पेंशन और कल्याणकारी उपायों को समायोजित करना है। वेतन संशोधन में फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो वेतनमान को समायोजित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला गुणक है। 7वें वेतन आयोग ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर इस्तेमाल किया था। 8वां वेतन आयोग इसे बढ़ाकर 2.86 करने का प्रस्ताव कर सकता है, जिससे न्यूनतम मूल वेतन में संभावित वृद्धि होगी। न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 41,000 रुपये से 51,480 रुपये के बीच हो सकता है। पेंशन में भी वृद्धि की उम्मीद है, जो संभावित रूप से 20,500 रुपये तक पहुंच सकती है। यह वृद्धि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की क्रय शक्ति को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगी। महंगाई भत्ता डीए जनवरी 2026 तक 70% तक पहुंचने का अनुमान है। इसके बाद इसे संशोधित गणना के लिए मूल वेतन में विलय कर दिया जाएगा। यह विलय कर्मचारियों के मूल वेतन को बढ़ाएगा, जिससे उनकी वित्तीय स्थिरता मजबूत होगी। मकान किराया भत्ता एचआरए और यात्रा भत्ता टीए जैसे भत्ते भी संशोधित किए जाएंगे। ये संशोधन स्थान और नौकरी से संबंधित यात्रा के आधार पर होंगे, जिससे कर्मचारियों को बढ़ती लागतों से निपटने में मदद मिलेगी। उच्च वेतन से कर्मचारियों को मुद्रास्फीति का सामना करने और उनके जीवन स्तर में सुधार करने में मदद मिलेगी। बढ़ी हुई खर्च क्षमता उच्च उपभोग के माध्यम से आर्थिक विकास में योगदान देगी। यह एक महत्वपूर्ण आर्थिक प्रोत्साहन के रूप में कार्य कर सकता है। वित्तीय विश्लेषकों और अर्थशास्त्रियों के लिए यह वेतन वृद्धि बाजार में तरलता और मांग पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करने का अवसर प्रदान करती है। यह सरकारी व्यय और राजकोषीय घाटे पर भी दबाव डाल सकता है, जिसके लिए सावधानीपूर्वक वित्तीय प्रबंधन की आवश्यकता होगी। आयोग के संदर्भ की शर्तें, टीओआर और अध्यक्ष व अन्य महत्वपूर्ण सदस्यों की नियुक्ति अभी तक पूरी नहीं हुई है। 7वें वेतन आयोग की तुलना में इस बार टीओआर सदस्यों और अध्यक्ष की अधिसूचना में अधिक देरी हुई है। सरकार ने जनवरी 2025 की शुरुआत में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी, जिसका लक्ष्य 1 जनवरी 2026 तक 7वें वेतन आयोग का स्थान लेना था। कर्मचारी पक्ष जेसीएम ने टीओआर अधिसूचना में देरी और स्पष्ट संचार की कमी पर चिंता व्यक्त की है। इस देरी से कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बीच आशंकाएं बढ़ गई हैं। उन्होंने वेतन निर्धारण और संशोधन के लाभों को सभी केंद्रीय सरकारी पेंशन भोगियों तक पहुंचाने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देशों की अपील की है। वेतन आयोग आमतौर पर कार्यान्वयन से लगभग 18 महीने पहले गठित किए जाते हैं। यह समीक्षा और सिफारिशों के लिए पर्याप्त समय प्रदान करता है। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू किया गया था और 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होगा। यह महत्वपूर्ण है कि सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी इन घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखें। अपनी वित्तीय योजना को इन संभावित परिवर्तनों के अनुरूप समायोजित करें। नवीनतम अपडेट के लिए आधिकारिक घोषणाओं और विश्वसनीय वित्तीय समाचार स्रोतों का पालन करें।